अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे एक बे औलाद जोड़ा गोद लेता है, जिसके बाद उसका बाप दूसरी शादी करता है और उसकी सौतेली माँ उसके साथ जो बर्ताव करती है वो उसको एक लड़के के साथ भागने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन फिर किस तरह इसके बाद इस कहानी ने रुख मोड़ा कि आप सब भी उसकी तारीफ किए बिना ना रह सकेंगे। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मुझे इल्म न था, जिस घर को अपना घर समझती थी वो मेरा घर नहीं था। जिन वालिदैन को अपने माँ बाप जानती थी वो मेरे सगे माँ बाप न थे। मैं एक ले पालक थी और मुझे एक आसूदा हाल जोड़े ने औलाद की ख्वाहिश पूरी करने की खातिर गोद लिया था। किसी ने नहीं बताया कि मैं कहाँ से लाई गई और किन के जिगर का टुकड़ा थी। जब होश संभाला, माँ चल बसी, जिसने मुझे गोद लिया था, जिसने औलाद से बढ़कर प्यार दिया, जो मेरे लाड उठाते न थकती थी। अफसोस, बड़ी चाहत से मुझे गोद लेने वाली इस वक्त कैंसर के मूजी मर्ज का लुकमा बन गई। जब मैं अभी सिर्फ 2.5 साल की थी, वालिद एक और औरत को ब्याह कर ले आए जो मेरी माँ कहलाने लगी। शुरू में उन्होंने प्यार दिया, लेकिन ये मेरी पहली माँ की तरह बांझ ना थी। उन्हें खुदा ने यके बाद दीगरे 2 बेटियों और 2 बेटों से नवाज दिया, तो मेरी जगह उनके दिल में रही और न उनकी ममता की। वो मुझसे ऐसा बर्ताव करने लगीं जैसे मैं उस घर की बेटी नहीं। ये हकीकत थी, मगर मुझे ये बात मालूम न थी। वालिद ने हर किसी को सख्ती से मना किया हुआ था कि गुलनाज को हरगिज पता न चले कि ये सौतेली है। ये हकीकत मुझसे हर किसी ने छुपाए रखी, क्योंकि वालिद साहब का घर वालों पर रोब था, उनसे सभी डरते थे। हमसायों तक को इल्म नहीं था कि नई कोठी में जो मियाँ बीवी आए हैं मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ, क्योंकि वालिदैन ने वो पुराना घर छोड़ दिया था। मुबादा वहाँ के लोग मेरे कानों में सच्चाई का जहर घोल दे। उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी यही कहा था कि ये हमारी बच्ची है, इसने हम ही से जन्म लिया है। अगर मुझे अपने पस मंजर का इल्म होता तो शायद मैं इस कदर उलझी हुई और दुखी ना होती। माँ और बहन भाइयों के बदलते रवैये मुझे खुद अपने लिए सवालिया निशान न बना देते। वालिद साहब का कारोबार था, इसी सबब वो कभी पाकिस्तान और कभी दुबई होते। जब दुबई जाते हमें भी साथ ले जाते। जब हम बड़े हो गए तो उन्होंने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। तब वालिद ने कहा कि अब हम वतन में ही रहेंगे ताकि बच्चे सुकून से तालीम हासिल कर सकें। उन दिनों मैं 8वीं में थी जब हम कराची शहर आ गए। वालिद ने कराची में ही अपना कारोबार जमाने की कोशिश की। शुरू में तो बिजनेस ने तेजी से तरक्की की, लेकिन फिर शहर के हालात कारोबार के लिए कुछ मवाफिक नहीं रहे और उन्हें बिजनेस में नुकसान हो गया। माली हालात खराब हो जाएं तो सरबराह के लिए ये एक इम्तिहान होता है। वालिद ने हमेशा अहले खाना का बहुत ख्याल रखा और हम सब की परवरिश नाजो नाम से की थी। जब मुआशी फिक्रों ने घेरा तो वो परेशान रहने लगे। वालदा भी तंगदस्ती की वजह से परेशान और चिड़चिड़ी हो गईं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। ताहम मैं उस वक्त हैरत में डूब जाती जब वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालती और दूसरे बच्चों को कुछ ना कहती। पहले तो मैं यही समझी कि बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूं, तभी मुझ पर गुस्सा करती हैं। लेकिन जब बात बेबात कोसने और हाथ उठाने लगी तो मैं अंदर से दहल गई और सहमी सहमी रहने लगी। माँ के तेवर बदलते ही बहन भाइयों का रवैया भी मुझसे बदलने लगा और वो अजनबी से हो गए। समझ न पाती कि मुझसे क्या खता हो गई है कि गलती कोई करे सजावार मैं ठहराई जाती। जब मुसलसल घर के एक बच्चे के साथ माँ या दूसरे अफराद का ऐसा रवैया हो तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। पता होता कि मैं इनकी कुछ नहीं लगती या ये कि सौतेली माँ और सौतेले बहन भाई हैं, तब तो लाजमन खुद को संभाल लेती, तसल्ली दे लेती कि ये सौतेले होने की वजह से ऐसा करते हैं, या ये कि मैं ले पालिक हूं तो मुझसे उनका बर्ताव अपनों जैसा नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ये सवाल अब हर लम्हे नाग की तरह मेरी रूह को डंक मारने लगा। बहुत सोचा, समझ में आ गया कि वालिद के कारोबार में नुकसान इसकी वजह नहीं है। माँ का चिड़चिड़ापन भी सबके लिए तो नहीं, सिर्फ मेरे लिए है। तभी मैंने पढ़ाई से दिल उठा लिया। खाना पीना बराए नाम रह गया। रोज बरोज मुरझाती जा रही थी, रोती और सिसकती थी, आहिस्ता आहिस्ता मरती जाती थी, मगर किसी को अपना दुख दर्द बता नहीं सकती थी। कोई मेरा गम गुसार ना था सिवाय ज़ेबा के, जिसका घर हमारे घर के सामने था।
बचपन से हमारा उनके घर आना जाना था। उनके वालिदैन मुझसे ऐसे ही प्यार करते थे जैसे ज़ेबा से। मैं उनकी बेटी की बचपन की सहेली और हम जमात भी थी। अब जब मेरा जी घबराता, रोने को दिल करता, ज़ेबा के घर चली जाती। वालिद के डर से माँ मुझे उनके घर जाने से रोक तो नहीं सकती थी, लेकिन इस बात का गुस्सा भी वो किसी बहाने से निकाल लेती थी। ज़ेबा के अब्बू अंकल फहद मेरे अब्बू के पुराने और गहरे दोस्त थे। उन्होंने ही ये कोठी वालिद साहब को खरीदवाई थी ताकि दोनों दोस्त करीब रहें। जब मैं दुखी होती, ज़ेबा के घर जाकर सुकून मिल जाता। उसकी माँ प्यार से बात करती और ज़ेबा मेरी दिलजोई कर देती। मैं उन्हें ये कभी ना बताती थी कि माँ के रवैये से शाकी हूँ। बहनों का कहती कि दोनों छोटी बहनें मुझे तंग करती हैं, तभी रोना आ जाता है। ज़ेबा की अम्मी, जिन्हें मैं आंटी महर कहती थी, मुझे समझाती, बेटी, बहन भाइयों में ऐसे ही अनबन चलती है हर घर में, कभी प्यार कभी गुस्सा। तुम बड़ी हो, इन्हें माफ कर दिया करो, वो नासमझ हैं। उनके लबों से निकले हुए शफकत के दो बोल ही मेरे रिश्ते जख्म पर मरहम बन जाते थे। वक्त गुजरता रहा। मैंने मैट्रिक के बाद तालीम को खैर बाद कह दिया। भाई शकीब की शादी जल्द हो गई, जबकि अभी वो ज़ेरे तालीम थे। उन्हें अपनी क्लास फेलो से इश्क हो गया तो वालिदैन ने रिश्ता तय कर दिया ताकि ये सुकून से पढ़ ले। सालाना इम्तिहान में 2 माह बाकी थे कि शकीब ने वालिदैन को मजबूर किया कि उसकी शादी ज़ारा से कर दें, वरना वो पेपर्स नहीं देगा। अम्मी अब्बू ने सोचा कि पहले बाद शादी तो करनी है, चलो अभी ही कर देते हैं। उन्होंने निकाह के लिए रस्म कर दी और समझाया कि सालाना इम्तिहान के बाद ज़ारा को रुखसत करा के ले आएंगे। शादी हो गई तो चंद दिन घर में सुकून रहा। फिर भाभी ने तकाजा शुरू कर दिया कि हमने अलग घर में रहना है। तभी शकीब ने वालिदैन से कहा कि जायदाद से मेरा हिस्सा दे दें। माँ बाप बेचारे तो हर हाल में कुर्बानी देते हैं ताकि बच्चों की जिंदगी अच्छी गुजरे। अब्बू ने जायदाद बेचकर बेटे को हिस्सा दे दिया और बाकी रकम कारोबार में डाल दी। अल्लाह ताला ने मेरे वालिद की कुर्बानी का ये सिला दिया कि उनका बिजनेस फिर से मुनाफे की राह पर चल पड़ा और माली हालात रफ्ता रफ्ता संभलने लगे। माली हालात तो बेहतरी की तरफ गामजन हो गए, लेकिन मेरी वालदा का रवैया मुझसे वैसा ही अबतर रहा। उसमें बिल्कुल भी बेहतरी ना आई। हालांकि मैट्रिक के बाद मैं तमाम वक्त घर में होती थी और अम्मी जान का बहुत ख्याल रखती और घरेलू कामों में उनका हाथ बटाती, उनके साथ अदब से बात करती, कभी उनकी नाफरमानी ना की, मगर अपने और उनके दरमियान खलीज को ना मिटा सकी। मेरे लिए सुकून का गहवारा एक ज़ेबा का घर था। वालदा को मेरा वहां जाना अच्छा ना लगता था, लिहाजा अब मैं उनके घर में भी कम ही जाती थी। एक रोज माँ ने मुझे झिड़का, मैं रोने लगी तो हमारी हमसाई आई जो बहुत पुरानी थी। उन्होंने चुप कराया और सरगोशी में बोली, लगता है कि तुम उनकी बेटी नहीं हो। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। सोचती कहीं ये बात सच ही ना हो जो उन्होंने मुझसे कही है। बस मेरे दिल में ये वहम बैठ गया। एक रोज मैंने बातों बातों में अपनी बहन उरूज से यही फिक्रा दोहराया कि तुम लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लगता है कि अब्बू मुझे यतीम खाने से उठा लाए हैं। उसने फौरन जवाब दिया, ठीक ही तो है ये बात कि तुम हमारी बहन नहीं हो। वाकई तुम अब्बू की बेटी नहीं हो, वो तुम्हें यतीम खाने से ही लाए थे। वो तो मुझे चिढ़ाने को कह रही थी, लेकिन अब मेरा दिल ये बात झुटलाने पर आमादा ना था। दूसरी बार बहन से लड़ाई हुई तो माँ के मुंह से निकल गया कि ये हमारी बेटी नहीं है। अगर होती तो यूं छोटी बहन से हसद न करती। उनका ऐसा कहना था कि आंसू मेरे गालों पर बहने लगे और मैं बेख्तियार घर से निकलकर ज़ेबा के घर चली गई। जो ही उनके घर में दाखिल हुई, सामने ही एक लड़का मिल गया जो शायद घर से बाहर जा रहा था। वो मुझे देखकर ठिठक गया, लेकिन मैं उसकी मौजूदगी के एहसास से आरी अपने चेहरे पर बहते आंसुओं को हाथ से पूंछती जाती थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये ज़ेबा की फूफो का बेटा गांव से शहर पढ़ने आया हुआ है और उनके घर कयाम पजीर है। चूंकि काफी दिनों से उधर न आई थी, आज पहली बार उससे आमना सामना हुआ, वो भी इस हाल में कि मैं रोती आ रही थी। वो हैरत की तस्वीर बना मुझे देख रहा था। इतने में ज़ेबा आ गई। मुझे रोते पाकर बाजू से थामकर अपने कमरे में ले गई। तसल्ली देने के बाद बोली, नादान, हमारे घर में मेहमान है। मेरा फूफोजाद आफताब क्या सोचेगा कि ज़ेबा की दोस्त ऐसी लड़की है। मुझे लगा कि ज़ेबा मुझे कम हौसला कहकर शर्मिंदा कर रही है, क्योंकि वो भी रोज रोज मुझसे घर वालों का शिकवा सुन सुनकर तंग आती जा रही थी। अपना दुख तो अपना होता है, कोई कब तक बांट सकता है। ज़ेबा की मेहरबानी थी कि वो दिलजोई कर लेती थी, वरना दूसरे तो यही समझते कसूर मेरा ही होगा।
वरना सगी माँ और बहन भाई भला क्यों हमा वक्त मुझे तानो तशनी का निशाना बनाते। उस रोज के बाद जब भी ज़ेबा के घर जाती, आफताब किसी न किसी बहाने वहां आ जाता जहां हम दोनों बैठी होती। इस बात को ज़ेबा ने महसूस कर लिया। एक दो बार उसने अपने कजन को इशारातन मना भी किया कि दो सहेलियों के बीच आकर बैठ जाना मुनासिब बात नहीं है, मगर वो बाज ना आया। शायद कि उसका दिल इसके काबू में नहीं रहता था। शुरू में मुझे भी आफताब का बैठना अजीब लगता था, लेकिन फिर उसकी बातें अच्छी लगने लगीं। वो समझाता कि जिंदगी के रास्ते अगर टेढ़े मेढ़े हों तब भी इंसान उन पर चलना नहीं छोड़ देते। हिम्मत और हौसला ही इंसान को अजमत की तरफ ले जाता है। उसकी बातें मेरा गम आधा कर देती। यूं मुझ में जिंदा रहने की उमंग जागने लगी। अब घर में जो सलूक होता, मैं हर बात को सह जाती और इतनी दुखी ना होती जैसे कि पहले हुआ करती थी। ये सोच लिया कि अम्मी की आदत है इस तरह की, मुझे इतना महसूस नहीं करना चाहिए। गोया आफताब का मिलना मेरे लिए जिंदगी की नवीद हो गया। मैं खुश रहने लगी, रंगत निखरने लगी। पहले खाना अच्छा न लगता था, अब वक्त पर खाना खाने लगी। प्यार के लिए तरसी हुई रूह को शायद मोहब्बत मिल गई थी। मेरा एतमाद बहाल होने लगा। जब कभी आफताब गांव जाता, मैं बेचैन हो जाती। माँ ज़ेबा के घर जाने से रोकती, मैं ना रुकती। मौका पाते ही उनके घर जा बैठती। वह वालिद से शिकायत करती तो अब्बू जवाब देते, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त का घर है, उनकी बच्ची उसकी बचपन की सहेली है, दोनों साथ खेल कूद कर बड़ी हुई हैं, उसे ज़ेबा से मिलने से ना रोका करो। वालिद की हिमायत से अम्मी बुझ कर रह जाती। वो मुझे सब बच्चों से ज्यादा चाहते थे। ये और बात कि उन्हें टाइम नहीं मिलता था कि घर में हम बच्चों के साथ वक्त गुजारते और उन्हें पता चलता कि माँ का रवैया मेरे साथ कैसा है। आफताब ने मुझे यकीन दिलाया था कि जब वो तालीम मुकम्मल कर लेगा तो उसके वालिदैन मेरा रिश्ता मांगने आएंगे और वो मुझसे शादी करके गांव ले जाएगा। वो अपने गांव और वहां की जिंदगी की इतनी तारीफें करता कि मेरा भी मन करता कि गांव देखूं। बहरहाल उसके वादे पर मैं खुश रहने लगी कि वो मुझे ब्याह कर साथ ले जाएगा और हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखेगा। अब मैं आफताब की हर बात का ऐसे यकीन करने लगी कि जैसे वही मेरा पासदार व गमगुसार है। यकीन हो गया कि बहुत जल्द आफताब मुझे खुशियों भरी जिंदगी देने वाला है। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, उसकी तालीम मुकम्मल हो गई और वो इंजीनियर बन गया। बिलाखिर वो एक रोज अपने गांव लौट गया। वो गया तो फिर उसने पलट कर ना देखा। उसके सारे वादे रेत की दीवार साबित हुए। मेरे इत्मीनान का महल उसकी बेएतनाई से चकनाचूर हो गया। अब मैं फिर उदास रहने लगी। बात बात पर आंखें भर आती। ज़ेबा समझाती कि उसे भूल जाओ, गांव वाले शहर आकर शादियां नहीं करते। हमारी फुफ्फो उसकी शादी अपनी बहन की बेटी से करने का इरादा रखती हैं, लेकिन मुझे तो आफताब पर यकीन था, जिसने मुझसे वादे किए थे कि मेरी जिंदगी से उदासी की सारी परछाइयां दूर कर देगा। एक दिन अम्मी ने मेरी शिकायत लगाई तो अब्बू ने भी बुरी तरह डांट दिया। तब मेरा दिल रेजा रेजा हो गया। वालिद की झिड़कियों ने मेरा मान पारा पारा कर दिया और मैं बगैर सोचे समझे घर से निकलकर ज़ेबा के घर चली गई। उसे बताया कि आफताब के गांव जा रही हूं। वो मजाक समझी। मुझे आफताब ने बताया था कि कौन सी लारी किस वक्त उनके गांव जाती है। मुझे गांव का नाम भी पता था। मैं जाकर लारी में बैठ गई और गांव का नाम लिया। 5 घंटे के बाद उसका गांव आ गया। लारी से उतरकर एक तांगे वाले के पास गई और आफताब के वालिद का नाम लिया तो वो बोला, बीबी तांगे पर बैठो, मैं तुम्हें उनके घर पहुंचा देता हूं। वो घर पर ना था। उसकी वालदा ने खंदा पेशानी से बात की और अपने पास ठहरा लिया, खाना वगैरह दिया। उधर घर वालों ने मुझे ढूंढा। ज़ेबा से उसके वालिद ने पूछा। वो बोली, गुलनाज आफताब से बात करती थी, हो सकता है कि वो उसके गांव चली गई हो। ज़ेबा का अंदाजा सही था क्योंकि वो मेरी आफताब के लिए बेताबी से आगाह थी। अब्बू अंकल फहद के हमरा आफताब के गांव आ गए और मुझे वापस ले आए। अब तो घर मेरे लिए कैद खाना बन गया। वालिद भी मुझसे शाकी हो गए। एक उनकी मोहब्बत का आसरा था, वो भी जाता रहा। वो कहते कि तुम्हारी माँ ठीक तुम्हारी शिकायतें किया करती थी और मैं उसकी बातों पर कान ना धरता था कि बच्ची है, ना समझी की उम्र है, लेकिन तुमने तो हद कर दी। मेरी और सारे खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया। मेरा घर से निकलना बंद हो गया। मुझसे घर में कोई कलाम भी ना करता था। ज़ेबा से भी नहीं मिल सकती थी, जबकि चाहती थी एक बार आफताब से मिलूं और अपने दिल की बात उस तक पहुंचाऊं, क्योंकि गांव जाकर भी उससे ना मिल सकी थी। जब कुछ न बन सका तो मौका पाकर मैं एक बार फिर घर से निकलकर आफताब के गांव चली गई, उसे वो वादा याद दिलाने जो उसने मुझसे किया था।
आफताब ने कहा कि तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ के माहौल को नहीं जानती। मेरा वादा भुला दो, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरी मंगनी खाला की बेटी से हो गई है। यह रिश्ता अब टूटने वाला नहीं है। वालदैन जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, मैं उनसे दूर भागकर नहीं जा सकता। तुम वापस लौट जाओ। मैं ना उधर की रही ना इधर की, अब जाती तो कहाँ जाती। उसके वालदैन भी मुझे कबूल करने पर तैयार नहीं थे। एक रोज बाद ही मेरे वालिद अंकल फहद के साथ दोबारा गांव आ गए। इस बार अंकल ने मुझसे बात की और समझाया कि वापस चलो, मैं जरूर तुम्हारे मसले का हल निकालूंगा, अपनी बहन को राजी करूंगा और तुम्हें हम इज्जत से रुखसत करा के यहां लाएंगे। कर्ज वो समझा बुझाकर मुझे वापस ले आए। मैंने अपने घर जाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे अपने घर रख लिया। मेरे वालिदैन को भी समझाया कि फिलहाल इसे कुछ मत कहो, बल्कि इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। वालिद ने अपने दोस्त से जिक्र किया, उनका बेटा बाहर से पढ़कर आया था। वो लोग अंकल के घर आए, मुझे देखा, पसंद किया और चले गए। फिर वालिद से मेरा रिश्ता मांग लिया, उन्होंने हाँ कर दी। अब मुझे राजी करना अंकल के जिम्मे था। अंकल और आंटी कई दिन मुझे समझाते रहे, बेटी बात सारी इज्जत की होती है। जब आफताब ने ही तुम्हें धोखा दे दिया है तो तुम किस वजह से वहां जाकर अपनी बेइज्जती कराने पर तुली हो। जरा सोचो कि इसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं कि हम किसी और से तुम्हारी शादी जबरदस्ती कर दें, लेकिन तुम्हारी सारी जिंदगी का सवाल है। घर वापस जाकर तुम्हें अब वो इज्जत नहीं मिलने वाली क्योंकि तुम दोबारा भाग चुकी हो। बेहतर है हमारा कहा मान लो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। इंशाअल्लाह इतनी खुशियां मिलेंगी कि सारे दुख भूल जाओगी। अगर आफताब राजी होता तो हम खुद तुम्हारी उसके साथ शादी कर देते, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसके झूठे वादे के पीछे पागल मत बनो। उनके समझाने से बात समझ में आ गई। मुझे गैरत आई कि जो मुझसे भाग रहा है, मैं क्यों आखिर उसके पीछे भाग रही हूं। अपने प्यारे बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा मुझे। तब मुझे खुद से शर्म आई और मैंने कहा, अंकल जहां अब्बू चाहें मेरी शादी कर दें। मैं अब्बू से बहुत शर्मिंदा हूं और उनसे माफी मांगना चाहती हूं। अंकल खुश हो गए, अब्बू को बुलाया, मैंने माफी मांगी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे माफ कर दिया। मेरी शादी उनकी मर्जी से आदिल से हो गई। आदिल बहुत अच्छे और पढ़े लिखे इंसान हैं और उन्होंने मुझे जिंदगी की सभी खुशियां दी। उनके वालदैन से मुझे इतना प्यार मिला कि जितना अपने वालदैन से ना मिला था। एक दिन अब्बू की वफात के बाद उनकी एक बहन हमारे शहर आई जो बैरूने मुल्क रहती थी। उनकी जुबानी मुझे पता चला कि मैं उनकी बेटी नहीं थी, ले पालक थी। मुझे गोद लेने वाली मर गई, मगर अब्बू ने मुझे बाप का प्यार दिया। दूसरी माँ को भी इल्म था कि मैं अब्बू की सगी बेटी नहीं हूं, तभी वो मुझे प्यार ना दे सकी। फूफो ने कहा, मेरी बच्ची तुम हर बात भुला दो, अल्लाह ने तुम्हें सभी कुछ दे दिया है, अब इस राज को राज ही रखना और सौतेली माँ या उसकी औलाद से कोई तवक्को ना रखना कि बार बार तुम्हारा दिल टूटे। आज वो फूफी भी इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने एक बड़ी उलझन से मुझे निजात दिलाई थी कि सगी माँ मुझे प्यार क्यों नहीं करती थी। अब मैं अपने घर में खुश हूँ, 3 बच्चे हैं, शौहर सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी सब सौतेली माँओं से गुजारिश है कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है, चाहे वो आपके पेट से पैदा नहीं हुई, उससे भी ऐसे प्यार करें जैसे अपनी बेटी से करती हैं। और खुदारा कोई लड़की किसी लड़के के प्यार में घर से कदम निकाल कर अपने बाप का सर नीचा ना करे। तो दोस्तों, ये थी एक लड़की की दर्द भरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।